नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? केम छो? मजा में? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। बहुत ही कम समय में पूरा रिलेशन फंक्शन का पूरा क्रियाक्रम करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए, एक एक सवाल को देखते हुए पूरे के पूरे रिलेशन फंक्शन को खत्म करने वाले हैं। संबंध तो हम लोग सार्वत्रिक संबंध भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सवाल आपसे पूछा जाता है तीन ही संबंध के बारे में। रिलेशन फंक्शन अगर कुल मिलाकर के बात की जाए रिलेशन फंक्शन के वेटेज के बारे में, तो रिलेशन फंक्शन से कुल मिलाकर के 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सवाल सर जी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इस सेशन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 100% गारंटी है कि एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। यानी 5 मार्क्स जो है यहां से आपका फिक्स हो जाएगा। आधे घंटे की क्लास होगी, शुरू से लेकर के पूरा बेसिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होगा वो भी बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा वो भी बताएंगे। सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए पूरे डिटेल्स में क्लियर करने वाले रिलेशन फंक्शन का। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहां पे पढ़ना है हमें सबसे पहला पढ़ना है यानी संबंधों के प्रकार के बारे में, रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि कितने प्रकार के संबंध तो हम लोग रिक्त संबंध भी पढ़ते हैं, संबंध तो हम लोग सार्वत्रिक संबंध भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सवाल आपसे पूछा जाता है तीन ही संबंध के बारे में, जिसमें हम लोग स्वतुल्य के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा सम्मित के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यानी इन तीन संबंधों के बारे में ही हमें सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो संबंधों के प्रकार, कितने प्रकार के संबंध होते हैं सर जी? 3 प्रकार के संबंध होते हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो निम्नलिखित है सर जी। क्या है वो? निम्नलिखित है। निम्नलिखित में सबसे पहला शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में। किसके बारे में? स्वतुल्य संबंध, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अच्छा, स्वतुल्य संबंध किसको कहेंगे सर जी? वह संबंध, ध्यान से सुनोगे, हम लोग बात कर रहे हैं सर जी, इसके परिभाषा छोटा सा लिख रहे, ज्यादा नहीं। वह संबंध जिसमें सभी अवयवों का स्वयं से संबंध, सभी अवयवों का अनिवार्य रूप से, ये तो 100% होना चाहिए सर जी, अनिवार्य रूप से स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो, स्वयं का स्वयं से संबंध हो, स्वयं का स्वयं से संबंध हो। अगर ऐसा होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग सर जी स्वतुल्य संबंध कहते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां पे ये बात कंफ्यूज करेगा कि सर जी सभी अवयवों का मतलब कौन सा अवयव? तो सर जी आपको एक समुच्चय दिया जाएगा और उस समुच्चय के आधारित जितने भी शब्द होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। या फिर अगर मान लो समुच्चय ना भी दिया जाए, एक रिलेशन दिया जाए, हम सभी एग्जांपल दिखाएंगे, रिलेशन दिया जाए, उस रिलेशन में आपको देखना कितने प्रकार के अवयव दिए गए हैं, क्या उन सभी अवयवों का स्वयं के साथ संबंध है। अगर ऐसा है तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। अर्थात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, अर्थात हम कह रहे हैं कि मान लो अगर ए कोई अवयव है तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, और मान लो अगर एक्स कोई अवयव दिया जाए तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन हो जाए, है ना। हम दोनों लिख दिए, कंफ्यूज नहीं करना है, ए का ए के साथ यानी स्वयं का स्वयं के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमारे पास दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो सर जिसमें समुच्चय दिया जाए, हमने मान लो कि एक समुच्चय आपको दिए, 1 है, 2 है और 3 है। हमने कहा कि एक ऐसे रिलेशन का निर्माण करो जो स्वतुल्य होना चाहिए और इस समुच्चय पे आधारित होना चाहिए। तो हमने कहा कि सर जी वो रिलेशन कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध की बात कर रहे हैं, तो 1 अगर है तो 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 अगर है तो 2 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, 3 अगर है तो 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए। ये अनिवार्य है। अगर आप 1 का 3 के साथ भी रिलेशन दर्शाते हो, 2 का 1 के साथ रिलेशन भी दर्शाते हो, तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां पे ये समझ लो कि ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये अनिवार्य है सर। ये क्या है? अनिवार्य है इस रिलेशन के लिए। और ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शनल। क्या कहते हैं? ऑप्शनल। आपको ऐसे ही याद रखना है। ऑप्शनल का मतलब हो तो भी सही, ना हो तो भी सही, ये ऑप्शनल है सर जी, लेकिन ये हमारे लिए अनिवार्य है। मतलब जितने भी अवयव होंगे स्वयं के साथ संबंध होना ही चाहिए। अब सवाल में आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि मान लो एक रिलेशन आर दे रखे हैं, जहां पे 3 का रिलेशन 2 के साथ दर्शाए हैं, 1 का रिलेशन सर जी 5 के साथ दर्शाए हैं, 5 का रिलेशन 5 के साथ दर्शा दिए, और 3 का रिलेशन 3 के साथ दर्शा दिए। 3 का रिलेशन
3 का रिलेशन जो है वो 3 के साथ दर्शा दिए। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि क्या ये संबंध जो है वो समतुल्य है, तो पता करना है कैसे है या फिर नहीं है, तो कैसे है और नहीं है तो कैसे। तो हमने कहा कि सर जी यहां पे स्वतुल्य होने के लिए हम लोग क्या शर्त पढ़े, जो भी अवयव है सभी का स्वयं के साथ संबंध हो। तो इसमें कितने तरह के अवयव का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कुल मिलाकर के 4 तरह के अवयवों का इस्तेमाल हुआ। एक तो हमको दिख रहा है 3, दूसरा दिख रहा है 2, तीसरा दिख रहा है 1, तीसरा चौथा दिख रहा है 5। तो 4 तरह के अवयवों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 का ही स्वयं के साथ संबंध है। ना तो 1 का 1 के साथ रिलेशन हमको कहीं दिखा, ना तो 2 का 2 के साथ कहीं रिलेशन दिखा। तो इसमें एक रीजन आपको देना है, कोई एक रीजन आप यहां से पकड़ लो और उस रीजन को यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। लिखोगे चूंकि ये जो 2 दिख रहा है ना, ये उस समुच्चय में रहा होगा जिस समुच्चय से ये संबंध बना, क्योंकि संबंध जो होता है वो किसी न किसी समुच्चय से बना होता है। तो ये जो समुच्चय मतलब 2 जो है वो उस समुच्चय में रहा होगा। और अगर ऐसा है तो सर जी 2 होने के लिए हमने क्या सीखा कि 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए था, जो कि रिलेशन में नहीं है। इसको कहते हैं नोट बिलोंग्स टू, नहीं है। और अगर नहीं है तो आप कह सकते हो अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस इतना ही करना है। स्वयं के साथ संबंध होगा तो स्वतुल्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा है सर सम्मित संबंध। सम्मित संबंध और भी आसान है। सम्मित संबंध सर जी उससे भी आसान है। सम्मित संबंध के लिए क्या करते हैं कि संबंध आर में, अगर किसी संबंध के बारे में आप जानना चाहते हो, उस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, उस संबंध जो आर दिया रहेगा उसमें जितने भी क्रमित युग्म होंगे उन सभी का विपरीत युग्म, जिसको मिरर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, विपरीत युग्म होना चाहिए, है ना। यहां पे लिखे हैं कि संबंध आर में सभी अवयवों का, में सभी क्रमित युग्मों का, सभी क्रमित युग्मों का विपरीत युग्म, सभी क्रमित युग्मों का विपरीत युग्म का मौजूद होना अनिवार्य है, मौजूद होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, अर्थात हमने ये कहा, अर्थात यहां पे हम ये कह रहे हैं सर कि अगर मान लो ए का रिलेशन बी के साथ रहा हो उस रिलेशन में, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि बी का रिलेशन जो है वो ए के साथ उस रिलेशन में दिखे हमें, तो वो रिलेशन संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो मतलब सॉरी सम्मित कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि सर जी विपरीत युग्म होना चाहिए और इसमें समुच्चय से कोई लेना देना नहीं होता, समुच्चय से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एक रिलेशन हमने दिया आपको इस प्रकार से कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है सर, यहाँ पे 3 का रिलेशन जो है वो 9 के साथ है, यहाँ पे 7 का रिलेशन जो है वो 5 के साथ है और 5 का रिलेशन यहाँ पे जो है 9 का रिलेशन 3 के साथ दर्शा दिए। ये रिलेशन है और आपसे पूछा गया कि बताओ ये रिलेशन जो है संक्रामक है, सॉरी सम्मित है अथवा नहीं। तो सम्मित होने के लिए हमने क्या कहा, सम्मित होने के लिए हमने कहा कि सर जी ये सम्मित तभी होगा जब सभी का क्या हो, क्रमित युग्म मौजूद हो, सभी का क्रमित युग्म मौजूद हो। तो हमने देखा सभी का क्रमित युग्म मौजूद होगा, तो देखो ये तो डबलेट कहलाता है, याद रखोगे अगर दोनों सेम अवयव है उसको हम लोग डबलेट पढ़ते हैं, और डबलेट स्वयं का ही अपोजिट होता है। अगर 2-2 को पलट के भी देखोगे 2-2 ही दिखेगा, तो वो स्वयं का ही अपोजिट होता है, उसको छोड़ दो। आप डिफरेंट वाले को देखो, जैसे इसको देखोगे 3 और 9 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 9 और 3 ये रहा। 5 और 7 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 7 और 5, मतलब 5 और 7 उल्टा नहीं है हमारे पास। तो हमने रीजन देखा क्या कि चूंकि 7 का रिलेशन सर 5 के साथ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर पढ़ते हैं इसको। लेकिन हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 का रिलेशन 7 के साथ, इसी को ना मिरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अपोजिट रिलेशन होना चाहिए, जो कि रिलेशन में कहीं हमको नहीं दिख रहा। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका विपरीत युग्म नहीं हुआ, और अगर विपरीत युग्म नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं है सर। बस यहां से इस बात को आप कंफर्म कर दोगे कि अतः यह संबंध जो है, अतः यह सम्मित संबंध नहीं, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, अतः यह सम्मित संबंध नहीं। बस हो गया खत्म। सम्मित के लिए मिरर ऑब्जेक्ट अपोजिट ढूंढना, प्रत्येक का होना चाहिए अनिवार्य रूप से।
अब यहां पे आ जाते हैं तीसरा रिलेशन सर जी, संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध संक्रामक संबंध। संक्रामक किसको कहेंगे? संक्रामक के लिए दो शर्त होता है। संक्रामक को पहचानने के लिए सर जी दो शर्तों को हम देखते हैं। पहला शर्त यह है, पहला शर्त यह है कि यदि संबंध आर में, यदि संबंध आर में केवल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो उसे सम्मित कहते हैं, है ना, तो उसे संक्रामक कहते हैं, तो उसे संक्रामक अरे संक्रामक भी बोलते हैं, संक्रामक कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल में हम एक सवाल ही लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर रिलेशन इस प्रकार से दिया जाए कि मान लो 7 का रिलेशन 3 के साथ है, ठीक है, 9 का रिलेशन सर जी 15 के साथ है, बहुत अच्छा, 8 का रिलेशन 2 के साथ, अगर ये रिलेशन है, इसके बारे में हमसे पूछा जाए कि बताओ संक्रामक है या नहीं, तो संक्रामक के लिए हमने बोला कि केवल ए बी होना चाहिए। ए बी का मतलब है कि सारे युग्म जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 7 और 3 का रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे बीसी नहीं है। बीसी का मतलब होता है अगर 3 से शुरू होने वाला कोई भी टर्म होगा तो उसको हम लोग बीसी समझते हैं, बीसी मानते हैं। तो 3 से शुरू होने वाला कोई टर्म नहीं है तो बीसी नहीं है। 9 का रिलेशन 15 के साथ है तो 15 से अगर शुरू होने वाला कोई टर्म होता तो वो हमारे लिए बीसी होता, वो भी नहीं है। अगर 8 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन किसी और के साथ होता है, यानी 2 से शुरू होने वाला टर्म होता तो बीसी होता। और अगर बीसी होता है तो एसी को ढूंढने की आवश्यकता होती है, वो दूसरा शर्त है। लेकिन पहला शर्त में हमने क्या कहा कि केवल ए भी होना चाहिए, यानी सारे युग्म डिफरेंट हो, तो ये रिलेशन संक्रामक है, यानी ये रिलेशन संक्रामक। अब इसी में आ जाते हैं शर्त नंबर 2 पे। शर्त नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहां पे ध्यान देना। ये शर्त नंबर हमने कहा 2 नंबर पे शर्त नंबर दूसरा है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के साथ साथ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के साथ बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर का होना अनिवार्य, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर का होना अनिवार्य है, का होना अनिवार्य है। अगर ये ऐसा होगा, अनिवार्य है, अगर ये ऐसा होगा तभी वो संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा गुरुजी, ये नहीं कहलाएगा। तो संक्रामक का मतलब ये हो गया। तो अब यहां पे समझते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशन रख रहे हैं, एक रिलेशन आर हमने रखा, यहां पे 2 का रिलेशन 2 के साथ दर्शाया, ठीक है, 3 का रिलेशन हमने 7 के साथ दर्शाया, फिर 7 का रिलेशन हमने 9 के साथ दर्शा दिया, फिर यहाँ पे 3 का रिलेशन मान लो 5 के साथ दर्शा दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये रिलेशन संक्रामक है या नहीं। समझोगे ध्यान से, हमने कहा कि अगर इसको ए भी मानते हैं तो 2 से शुरू होने वाला बीसी होता नहीं है उसके लिए, लेकिन आपको प्रत्येक को ढूंढना पड़ेगा, प्रत्येक टर्म के लिए चेक करना पड़ेगा। जैसे 3 का रिलेशन अगर 7 के साथ है तो हमने देखा 7 का रिलेशन 9 के साथ, अगर ये हमारे लिए ए बी है तो ये हमारे लिए बीसी कहलाएगा। ऐसे कंडीशन में ए का रिलेशन सी के साथ, यानी 3 का रिलेशन 9 के साथ होना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं दिख रहा। 3 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है यानी एसी नहीं है, अर्थात अगर एसी नहीं है तो ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। रीजन के तौर पे आप क्या लिखोगे? रीजन के तौर पे हम ये लिखेंगे, चूंकि 3 का रिलेशन 7 के साथ, ये हो गया ए बी, और यहां पे हम देख रहे हैं कि 7 का रिलेशन जो है वो 9 के साथ है, ये हो गया हमारा बीसी। और हम लगाएंगे यहां पे लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए का रिलेशन सी के साथ, यानी 3 का रिलेशन जो है वो 9 के साथ होना चाहिए था, कंडीशन के आधार पे, यानी शर्त के आधार पे, और ये नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो ये रिलेशन संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो आप कह सकते हो अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक या संक्रामक भी बोल सकते हो, संक्रामक नहीं। बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार कमेंट कर दोगे, अगर किसी को दिक्कत रहा होगा तो कमेंट कर दोगे। अब यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्टिव सर जी इसके ऊपर हो जाए, थोड़ा सा समझने के लिए और डिटेल्स में क्लियर होने के लिए। सर जी एक आध गो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जैसे ये दिया हुआ, इसमें देखो समुच्च दिया हुआ है और हमको आर दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है बताओ इनमें से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, गौर करोगे। जैसे हमने कहा कि अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो सर जी ये तो स्वतुल्य है।
ये समतुल्य है। अब आगे बात करते हैं सममित का। तो ये देखो, ये डिफरेंट वाले को हम चेक करेंगे, इसका अपोजिट है क्या? नहीं है, तो ये सममित नहीं है। संक्रामक के लिए चेक करेंगे कि अगर ये ए बी है तो ये हमारे लिए बी सी होगा, और यही हमारे लिए ए सी भी है, तो ये रिलेशन जो है समतुल्य भी है और ये रिलेशन सर संक्रामक भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक सवाल और सर, एक सवाल और। यहां पे ए दिया हुआ है, में से आर जो है इस प्रकार से है, तो बताना एक समतुल्य, एक सममित, एक संक्रामक। सबसे पहली बात, 1 का 2 के साथ है, बहुत अच्छा। 2 का 1 के साथ है। देखो, दो तरह के अवयव का इस्तेमाल हुआ है, 1 और 2। 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं कहला सकता है, समतुल्य नहीं कहला सकता। पहला खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि सर जी विपरीत युग्म दोनों, देखो ये इसका विपरीत है ना, यानी ये सममित है, तो ये आंसर बी हो जाएगा, यानी ये सममित है बट समतुल्य नहीं। और संक्रामक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो ऐसे कंडीशन में ए का रिलेशन सी के साथ, मतलब ए का रिलेशन सी के साथ, मतलब यहां पे 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए था, जो कि रिलेशन में नहीं दिख रहा है, तो ये संक्रामक भी नहीं कहलाएगा। तो ये केवल सममित है, जिसका मिरर ऑब्जेक्ट है, यानी अपोजिट रिलेशन। ये हो गया सर जी हमारा संबंधों की संख्या का कहानी खत्म, संबंधों की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं सर जी फलनों पे। किस पे आ रहा है सर? फलनों पे आ रहा है। शॉर्टकट में ध्यान दोगे, गड़बड़ी होगा कहीं पे, ध्यान गड़बड़ कहीं पे लगेगा डाउट तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। हमने कहा कि फलनों के प्रकार यानी टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे 4 तरह के फलनों की बात करना होता है। एक तो सबसे पहला होता है एकैकी, जिसको कहते हो, क्या कहते हो? एकैकी कहते हैं। एक एक भी कहा जाता है, एकाएक भी कहा जाता है, अलग अलग ढेर तरह के नाम है। यहाँ पे एकैकी हो गया, और एक होता है बहुएक। क्या होता है सर जी? बहुएक होता है, एक बहुएक होता है। एकैकी का मतलब 1 वर्सेस 1, और बहुएक का मतलब होता है एक से ज्यादा। मिनी वन फंक्शन, मिनी वन, तो बहुएक फंक्शन, एक से ज्यादा। और उसी में आएगा एक और नाम जिसको हम लोग आच्छादक कहेंगे, आच्छादक कहेंगे, आच्छादक कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और चौथे नंबर पे आएगा जिसको हम लोग अनाच्छादक या अंतःक्षेपी भी कहा जाता है, ठीक है। अनाच्छादक बोलते हैं या अंतःक्षेपी भी कहा जाता है। कई जगह पे आपको अंतःक्षेपी, यानी इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये हमारा मेनी वन होता है, यानी एक से ज्यादा होगा तो मेनी वन कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। अनाच्छा मतलब बहुएक, मेनी वन। और अगर यहाँ पे एकैकी है तो इसको हम लोग वन वन कहते हैं, एकैकी को वन वन कहते हैं सर जी, वन वन कहते हैं। तो ये 4 तरह के फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान देगा। पहला सवाल, पहला जो है एकैकी फलन। एकैकी का मतलब क्या हुआ कि जब एक अवयव का, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, ज्यादा लंबा इसमें बात नहीं करना है। जब एक अवयव का, या ऐसे लिखो, जब, हाँ ऐसे लिखो, जब एक अवयव का, जब एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, केवल एक प्रतिबिंब हो। अब यहां पे जो बात हुआ प्रतिबिंब हो, तो यहां पे दिमाग में थोड़ा सा ये आना चाहिए कि सर जी किस अवयव की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब किसको कहेंगे वो भी समझ लें। तो प्रथम समुच्चय के अवयव को, प्रथम समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं उसे हम लोग कहते हैं, यहां पे ये जो है ना, ये हमारे लिए प्रांत कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? प्रांत। और इसके अवयव को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब याद रखोगे, ऐसे अवयवों को कहा जाता है जो रिलेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को थोड़ा सा डिनोट कराएं तो यहां पे देखोगे, वो ए का रिलेशन किसी न किसी के साथ है, बी का भी रिलेशन किसी न किसी के साथ है, सी का भी रिलेशन किसी के साथ है, डी का भी किसी न किसी के साथ है रिलेशन, लेकिन ई और एफ का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं। तो हम कह रहे हैं कि प्रथम समुच्चय का वह अवयव जो द्वितीय समुच्चय के किसी न किसी अवयव से रिलेशन हो। हम ये कह रहे हैं कि सर जी प्रथम समुच्चय का एक अवयव का अगर द्वितीय समुच्चय में केवल एक अवयव से रिलेशन हो, यानी प्रतिबिंब हो, उसे हम लोग वन वन कहते हैं। यहां देखोगे एक ही अवयव से हुआ, एक ही अवयव से हुआ, इसका भी एक अवयव, इसका भी। तो एक अवयव का जब आप एक अवयव के साथ रिलेशन देखते हो तो इसे ही कहते हैं हम लोग वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, अब यहां पे आएगा कि सर सवाल में भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा किसी भी फंक्शन के लिए fx1 का मान और fx2 का मान जो है वो बराबर होता है, चाहे वो वन वन हो चाहे वो मेनी वन हो। लेकिन अगर यहां पे ये देखते हो, है ना, लेकिन यहां पे अगर ये देखते हो कभी भी कि अगर इस सवाल को सॉल्व करते हुए x1 और x2 आपस में बराबर दिख जाए, यानी प्रूफ हो जाए कि x1 और x2 बराबर है, तो वो कहलाता है सर जी, ऐसे कंडीशन में इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा वन वन फंक्शन। सवाल भी बता देंगे, एक आध एग्जांपल देख लेंगे। इसे कहते हैं हम लोग वन वन फंक्शन।
ठीक है, एक अवयव का एक अवयव के साथ प्रतिबिंब। उसी प्रकार से अगर हम लोग कहेंगे बहुएक फलन के बारे में, क्या कहेंगे बहुएक फलन के मतलब क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से, हमने कहा कि सर जी एक से अधिक की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि एक से अधिक की बात कर रहे हैं, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक अवयवों का, अवयवों का, ऐसे लिख देते, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, ठीक है, एक से अधिक अवयवों का बी में केवल एक प्रतिबिंब, केवल क्या हो, एक प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब तो वो वाले एक ही होगा, है ना, लेकिन इधर वाला जो दिख रहा है द्वितीय प्रथम समुच्चय का अवयव जो दिख रहा है, प्रथम समुच्चय यहाँ पे याद रखोगे, इसको हम लोग प्रथम समुच्चय कहते हैं, इसके अवयव को x द्वारा डिनोट किया जाता है। ये हमारा द्वितीय समुच्चय b, इसके अवयव को y द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखोगे एक से ज्यादा अवयवों का एक अवयव के साथ संबंध है, तो यहाँ जब एक से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी, और इसको क्या कहते हैं सर जी, वन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो मेनी वन फंक्शन, इसी को कहते हैं हिंदी में बहुएक फलन, बहुएक फलन कहा जाता है। तो अगर ऐसा होता है कंडीशन, बहुएक कहलाएगा। रूल याद रखें, क्या बोले थे अभी जस्ट बोले थे कि fx1 जो है वो क्या होता है गुरुजी, fx2 के बराबर होता है। इस कंडीशन से क्या होगा, यहां पे कहेंगे कि अगर x1 और x2 बराबर ना हो, x1 और x2 क्या हो, बराबर ना हो, तो उसमें क्या कहते हैं, बराबर होता। 1-1 में क्या कहे थे कि बराबर होगा, लेकिन मेनी वन में बराबर नहीं, दोनों तो डिफरेंट होना चाहिए ना, हाँ, तो बराबर होगा तो 1-1 और बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग कहते हैं सर जी मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। जब सवाल बनाएंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि जब यहाँ पे बराबर हो जाए तो 1-1 कहला जाता है और बराबर ना हो तो उसे मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। इसके बाद सर जी अगला फंक्शन आ जाता है आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, गौर से सुनिएगा। आच्छादक क्या होता है, यहां पे लिखते हैं कि जब यहां पे लिखे जब द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव, जब द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव, द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव, द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव प्रथम समुच्चय के किसी ना किसी, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि उसको आच्छादक कहा जाता है। इसलिए यहां पे कह सकते हो, इसलिए अगर fx मान लो यहां पे कोई सवाल दिया रहे और उसका रिजल्ट जो है y हो, इसे आच्छादक कहते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पे गौर करोगे तो पता चलेगा, यहां पे पता चलेगा कि सर जी देखो a भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, b भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, c भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, d भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब। लेकिन अगर कोई ऐसा अवयव हो, यहाँ पे कोई ऐसा अवयव अगर होता है, जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें देखोगे e और f किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, और अगर अवयव नहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अगर एक भी अवयव छूटता आता है तो वो फिर आच्छादक नहीं कहलाएगा। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, सारे अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरा आ जाता है सर जी अनच्छादक। अनच्छादक का मतलब जिसको अंतःक्षेपी भी कहा जाता है, एग्जाम में हो सकता है आपको इसी नाम से देखने को मिले, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी में क्या बोले कि द्वितीय समुच्चय का एक या एक से अधिक अवयव किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा। हम इसी बात को लिख देते हैं, ज्यादा डिटेल्स में ना लिखें, इसी बात को लिखें कि द्वितीय समुच्चय का एक से अधिक, एक या अधिक लिख देते हैं, एक या अधिक, एक हो सकता है या दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक या अधिक अवयव किसी का भी प्रतिबिंब ना हो, अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं अनच्छादक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि E और F, यहाँ देखोगे
ई और एफ जो है वो प्रथम समुच्चय के किसी भी रिलेशन में नहीं है, यानी वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, और अगर प्रतिबिंब नहीं है तो ये फिर आच्छादक नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम सवाल कभी बनाएं, इस पे सवाल बनाएं और एफ एक्स का कोई फंक्शन दिया रहेगा और एक ऐसा कोई वाई होगा जो इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब वो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ये अनाच्छादक यानी अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे एक आध गो सर जी एग्जाम्पल इस पे भी हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा मजा आ जाएगा, एक सवाल एग्जाम्पल में हो जाए। उदाहरण के तौर पे ये सवाल ध्यान से देखोगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, 1-1 के लिए और मेनी 1 के लिए, आच्छादक के लिए, साथ ही साथ अनाच्छादक के लिए, सारी बातें हम इसी में कर लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ जो दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं। एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा था बनाने का तरीका ऐसे ध्यान से समझोगे, fx1 जो है वो fx2 के बराबर होता है, fx1 जो है वो fx2 के बराबर होता है। उससे पहले आप यहां पे फंक्शन नोट कर लो, क्योंकि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है सवाल, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x, और जो दिया गया है कि नेचुरल नंबर से जो है नेचुरल नंबर के बीच रिलेशन। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को सर जी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो ये हो गया गिनती की संख्या। हमने पढ़ा था फंक्शन के लिए कि fx1 जो होता है वो fx2 के बराबर होता है, fx1 जो होता है वो fx2 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर यहां पे फंक्शन के हिसाब से बात करोगे तो ये 2x1 कहलाएगा और बराबर में 2x2 कहलाएगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन रहेगा, कभी ये x² दे सकता है, कभी x³ दे सकता है, 3x + 5 दे सकता है, अलग अलग तरह के दे सकते हैं। बस x के जगह पे आपको fx1 के लिए x1 लिखना पड़ेगा, fx2 के लिए x2 लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि सर जी 2 से 2 को कटाया जा सकता है, कांस्टेंट तो कट सकता है आमने सामने, और हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों यानी x1 और x2 आपस में बराबर हो गया। इतना ही रूल काफी है कि सर जी ये क्या कहलाता है, 1-1। हमने बताया था कि अगर x1 और x2 बराबर हो जाए तो आप यहां पे कह सकते हो अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, एकाएकी है। क्या है सर जी, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। एक चीज तो हमारा प्रूफ हो गया। अब यहां पे समझोगे दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादक और अनाच्छादक प्रूफ करने के लिए। हमने कहा कि फंक्शन दिया हुआ है 2x और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, तो x का मान अगर आप 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 2 रखने से 4 हो रहा है, 3 रखने से 6 हो रहा है, बीच में जो 5 था, क्या ये 5 किसी का भी अब रिलेशन बना? नहीं। क्या इससे 5 प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। 2 से गुना होने पर वो सिर्फ और सिर्फ सम संख्याएं बना सकती है जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रिलेशन हो। इसका मतलब क्या है कि जितने भी विषम संख्या है वो रिलेशन में नहीं आएगा। हमने कहा कि चूंकि, ध्यान दोगे, चूंकि fx यहां पे रख रहे हैं, fx जो है, fx दिया हुआ है समीकरण, वो दिया हुआ है हमारे पास 2x है, और इससे कभी भी जो है 5 प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 5 छोड़ो, आप 7 भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई भी विषम संख्या इससे प्राप्त नहीं हो सकती है। और अगर विषम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है मतलब है कि 5 जो है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। यही बात साबित करता है कि अतः यह क्या है, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं, यह आच्छादक, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। क्लियर हुआ कि सर जी fx1 और fx2, x1 x2 बराबर हो जाए तो एक ही हुआ, और एक भी अवयव, कोई भी अवयव ऐसा है जो रिलेशन में ना आए। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, कभी ये रियल नंबर पे भी पूछा जा सकता है, कभी कुछ पे पूछा जा सकता है, तो ये हो गया। अब यहां पे एक सवाल और हो जाए, सर जी यहां पे जो है थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। हमने कहा इस बार जो चेक करना है, ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है, बताओ रियल नंबर से रियल नंबर में अगर चेक करें तो क्या होगा। रियल नंबर से रियल नंबर में चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक ही होगा, क्या ये, हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे सिद्ध नहीं कर रहे हैं, सिद्ध नहीं कर रहे हैं सर जी, यहां पे सिद्ध नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, क्योंकि दोनों सेम सवाल हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए हमने कहा कि सिद्ध नहीं करना है ना। यहां पे हमने लिख दिया ज्ञात कीजिए, ये लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्ञात कीजिए कि fx2 जो है प्रदत्त फलन एकाएकी है किंतु आच्छादक, एकाएकी, चलो हटाओ, हम बात की बात है, सवाल की बात करते हैं, सवाल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सवाल छोड़ दो, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने प्रूफ नहीं करना, हमको देखना, चेक करना है, चेक करना है कि ये क्या ये 1-1 है, क्या ये मेनी 1 है, दूसरा क्या ये आच्छादक है, क्या ये अनाच्छादक। सबसे पहली बात तो हम सवाल नोट करते हैं। हमने देखा
कि चूंकि फंक्शन जो एफ जो दिया हुआ है वो एफ इस बार दिया हुआ है एक्स के स्क्वायर के टर्म में, और हम जानते हैं कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर होता है। चलो ये लिख दिए, x1 के जगह ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 के जगह x2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये x1 और x2 आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, गौर से सुनो। अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, धनात्मक संख्याएं भी आती है। अगर आप यहां पे -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होगा। तो -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर दोनों 4 होता है, लेकिन क्या उनकी संख्याएं आपस में बराबर है? नहीं है। क्या -2 और +2 बराबर है? नहीं है। इसका मतलब उसका स्क्वायर तो बराबर है, लेकिन वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, यानी x1 और x2 बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो अतः यह अब यहां पे दो बातें होती है। देखो सवाल में ज्यादातर पूछा जाता है एक एक ही है या नहीं, तो आप देखोगे एक एक ही या तो होगा या तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि आप लिख सकते हो इसको एक एक ही नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि यह बहुएक फलन है। दोनों बातें सेम ही बातें। अतः यह बहुएक फलन क्या है? बहुएक फलन है, मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा अवयवों का एक अवयव के साथ संबंध, यानी x2 का स्क्वायर करेंगे उसका भी रिलेशन 4 के साथ होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे उसका भी रिलेशन किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। तो एक से ज्यादा अवयवों का एक अवयव के साथ संबंध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम फंक्शन कहते हैं सर। अब यहां पे आ जाते हैं आच्छादक अनाच्छादक पे। तो हम कहे कि सर जी स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक होता है, लेकिन रियल नंबर में ऋणात्मक संख्याएं भी तो आती है। क्या वो रिलेशन माइनस वाली संख्या जो है क्या किसी का प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिखा कि चूंकि अगर आप बात करोगे fx के हिसाब से और यहां पे आपने x स्क्वायर रखा है, तो इसका मान कभी भी आप -25 नहीं ला सकते हो, -12 नहीं ला सकते हो। बोलो हाँ ला सकते हो? नहीं। दूसरी बात, अगर स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा वर्ग होगा, वर्ग के अलावा भी तो बहुत सारी संख्या वो भी चलेगा, बट ऋणात्मक आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? अतः यह आच्छादक नहीं, अतः यह आच्छादक नहीं है। बस इतना ही था, आच्छादक नहीं। या तो आच्छादक होगा या तो आच्छादक नहीं होगा। तो आच्छादक नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी भी कहा जा सकता है। तो आप कहना चाहोगे तो उसको अंतःक्षेपी भी कह सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं सर जी। अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फॉग और गॉफ वाला सवाल इसको कहते हैं। इसको कहते हैं फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन पहले हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, और उसके बाद पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, फलनों का संयोजन क्या होता है सर जी? फलनों का संयोजन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इंक्लूड करना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? फॉग और गॉफ। क्या कहते हैं सर जी? फॉग और गॉफ। ये दो सवाल ऐसा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछता है। बनाते कैसे हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सवाल है सर जी। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए f ऑफ g, तो इसको f ऑफ gx पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो f जो है बाहर वाला जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन कहलाता है, और जो सेकेंड वाला फंक्शन होता है वो एंगल के रूप में चला जाता है। और उसके बाद जो फंक्शन मेन फंक्शन होगा उसके x के जगह पे gx का जो फंक्शन होगा उसको रिप्लेस किया जाता है। साथ ही साथ दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पहला था। दूसरा, अगर यहाँ पे उल्टा g ऑफ fx पढ़ते हैं, g ऑफ f अगर मानेगा तो g जो है हमारा जो बाहर वाला फंक्शन है वो हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा, और जो fx है वो हमारा जो है वो एंगल बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है सर, इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे। अब सवाल का जो बारी है, थोड़ा सा सवाल देख लिया जाए, एक आध गो सवाल देख लिया जाए सर। जैसे यहाँ पे सवाल देखोगे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने का प्रयास करना, कोशिश करना। दो फंक्शन दिया हुआ है, एक fx दिया हुआ है, दूसरा हमारा gx दिया हुआ है 3x स्क्वायर। हमें पूछा गया फॉग का वैल्यू, f ऑफ gx पढ़ते हैं इसको। तो यहां पे अगर फॉग का वैल्यू निकालना है तो हमने बताया कि f जो है वो मेन फंक्शन हो जाता है, और gx जो है वो हमारा एंगल बन जाता है। गौर से देखोगे, ये f हमारा अपने जगह पे रहेगा, gx का मान निकालो। gx का मान कितना दिया हुआ है? gx का मान दिया हुआ है 3x स्क्वायर। अब आ जाओगे आप अपने मेन फंक्शन पे, यानी fx पे। मेन फंक्शन यहाँ पे fx है। कई बार जब गॉफ पूछेगा तो वहां मेन फंक्शन gx हो जाएगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां पे हमने देखा कि मेन फंक्शन हमारा कितना है? मेन फंक्शन हमारा सर जी cos x दिया हुआ है, बट यहां पे x नहीं होना चाहिए था, तो x का क्या होगा सर जी? रिप्लेसमेंट होगा। हम लिख के दिखाते हैं ताकि आपको एहसास हो।
सबसे पहला क्या करना है, फॉग लिखे हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ मेन फंक्शन, जी एक्स हमारा एंगल हो जाएगा, जी एक्स का मान ढूंढ करके यहाँ पे रख दोगे, उसके बाद मेन फंक्शन का मान ढूंढोगे, चाहे वो एफ एक्स मेन फंक्शन हो चाहे वो जी एक्स मेन फंक्शन रख दिए, उसके एक्स का रिप्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है लेकिन इसके एक्स के जगह पे क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 3x², तो हमने यहाँ पे एक्स का क्या किया, रिप्लेसमेंट किया, तो ये कॉस हो जाएगा और x के जगह पे क्या बोलेंगे तो 3x² बोलेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं फॉग। सिंपल सवाल है। तो ऐसे ही सवाल, मान लो एक सवाल और लिया जाए, मान लो ऐसा सवाल अगर है, ये ऐसा सवाल है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद रखोगे कि पूछा जाएगा, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। यहां पे देखोगे हमें पूछा है गॉफ का मान, क्या पूछा है, गॉफ का मान, तो हमने लिखा g ऑफ एफ एक्स, तो g जो है हमारा इस बार मेन फंक्शन बनने वाला है और एफ एक्स जो है वो हमारे लिए एंगल कहलाएगा, तो g हमारे लिए अपने जगह पे, fx का मान ढूंढो, fx का मान कितना दिया हुआ है, fx का मान दिया हुआ है 8x का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ मेन फंक्शन इस बार gx है, gx हमारा कितना फंक्शन है, तो ये x पर पावर 1/3 है। हमने कहा कि सर जी x के जगह पे ये नहीं होना चाहिए, x का रिप्लेसमेंट होगा किसके द्वारा, इसके द्वारा, तो x के जगह पे हम यहाँ पे, x के जगह पे, चलो एक बार x के जगह पे जो है हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, क्या x के जगह पे रखने जा रहे हैं 8 है, x का क्यूब है, और इसके पावर में ध्यान से समझो, ये x था, x के पावर में कितना है 1/3 है, तो ये रह गया, x का रिप्लेसमेंट होता, बस इतना याद रखना, x का रिप्लेसमेंट होता, तो ये क्या होगा, ये पावर दोनों के लिए है, अगर ये पावर दोनों के लिए है तो ये 8 पर पावर भी 1/3 हो जाएगा और x के क्यूब का पावर भी 1/3 हो जाएगा, जिससे 3 से 3 कट जाएगा, और 8 का पावर 1/3 क्यूबिक रूट पढ़ते हैं इसको, 8 का जो क्यूबिक रूट होता है वो 2 होता है, सर जी 8 का क्यूबिक रूट 2 होता है, यहां पे बचा है x, यानी फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो होगा 2x। फॉग और गॉफ वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है, और अच्छे से अगर ध्यान दे रहे हो तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में ये सभी सवाल फिक्स हो। और लास्ट 2 सवाल और बच रहा है, 2 कॉन्सेप्ट और, एक को कहते हैं हम लोग सर जी स्टार वाला सवाल, इसको कहते हैं हम लोग स्टार वाला सवाल, क्या कहते हैं, स्टार वाला सवाल, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। क्या करेगा सर जी, आपको यहां पे अभी देखो 2 बातें होती है, इसको या तो आप स्टार वाला सवाल कह सकते हो या फिर इसको ओ वाला सवाल कहते हो, ओ वाला सवाल, वो वाला नहीं, ओ वाला सवाल, ठीक है। तो यहां पे कहानी समझोगे, तो यहां पे क्या होता है, कई बार सवाल में इस प्रकार दिया जाएगा, या तो ए स्टार बी करके दे देगा, एक फॉर्मूला बना देगा, कुछ भी रेंडम, a² लिख दिया, प्लस में यहाँ पे 3a लिख दिए, b लिख दिए, और प्लस में यहाँ पे 7 × b लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख सकता है, और आपको पूछा जाएगा बताओ 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है सर जी, a के जगह पे 2 हो जाएगा, b के जगह पे 3 हो जाएगा, a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b का मान सजा दोगे, निकल जाएगा। यही सवाल में आपको कई बार क्या करता है, ये AOB लिखता है, इसको हम लोग कहते हैं सर जी द्विचर संक्रिया, क्या कहते हैं, ये संक्रियाएं हैं, ये क्या है, संक्रियाएं, लेकिन हम इसका नाम रखें स्टार वाला सवाल या ओ वाला सवाल, सवाल यही रहेगा, कॉन्सेप्ट छोड़ दो कुछ भी है, सवाल यही रहेगा, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। तो यहां पे हमने कहा कि a का क्यूब है, प्लस में यहां पे 7 × b का स्क्वायर है, और प्लस में यहां पे 3 है, a लिख दिया, मान लो ऐसा है, ऐसा सवाल। और आपसे पूछा गया है कि बताओ 1OB का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, 1OB का मान। सिंपल सी बात है, O जो है वो क्या है, संक्रिया है, यानी प्रोसेस का तरीका है, और आपको A और B का मान यहां पे दिया हुआ, A और B का मान जो दिया हुआ है वो है 1 और 5। सिंपल है, ए के जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान सजा दोगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए एक आध को सवाल प्रैक्टिस हो जाए। पहला सवाल एक सिंपल सा सवाल है, द्विआधारी संक्रिया की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है वो स्टार, देखो यहाँ पे ए स्टार बी बराबर में ए माइनस बी और प्लस में ए इंटू बी द्वारा दिया हुआ है। और हमसे पूछा रहा है कि बताओ 3 स्टार 4 का वैल्यू क्या होगा। पहले फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको। ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए माइनस में बी और प्लस में ए इंटू बी दिया हुआ है। हमने कहा कि सर जी हमको निकालना है कितना, 3 स्टार 4 का वैल्यू। सिंपल सी बात है, ए के जगह पे 3 हो जाएगा, बी के जगह पे 4 हो जाएगा, प्लस में ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 4, और 4 में से 3 घटा दोगे -1 बचेगा, 4 तिया हो जाएगा 12 सर, और 12 में से 1 कम कर दोगे तो आंसर निकलेगा जो है 11। आंसर कितना निकला, 11। इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई लगा देते हैं। चलो हटाओ, ऑप्शन नंबर ई लगा दिए, 11 नंबर आंसर 11 हो जाएगा हमारा। क्या ऑप्शन नंबर ई द्वारा परिभाषित है, तो 3 स्टार 4 का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, रीचेक, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, है ना। हाँ 3 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस, ठीक 11 ही आंसर होगा।
ठीक है, आगे एक आध को सवाल और हो जाए सर जी, एक सवाल और यहाँ पे देखो, इसमें दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने कहा कि ए स्टार बी का वैल्यू, गौर करोगे ए स्टार बी का जो वैल्यू फॉर्मूला दिया हुआ है वो ए का स्क्वायर है प्लस में बी का स्क्वायर। यहाँ पे 3 को मान दिया है तो पहले आपको 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे 2 स्टार 3 का सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 के जगह पे 2 का स्क्वायर, 3 के जगह पे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिए 4, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, दोनों को जोड़ देंगे 9 4 13। अब जो सवाल बनेगा वो 13 स्टार, यानी इस ब्रैकेट का वैल्यू 13 आया और ये आ रहा है स्टार 4, यानी वापस से इस सवाल को बनाना है। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सर जी 4 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इसमें जोड़ दोगे तो 75, 10 85, 185 आंसर आना चाहिए। 185 आंसर ई लगा देते हैं यहाँ पे, 185 आंसर होगा, कितना होगा 185, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 185 आंसर, 75 10 85 185 आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आखिरी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसको प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन का मतलब है आपसे पूछा जाता है बताओ एफ इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सर जी, गौर से सुनोगे ध्यान से। हमने कहा कि सर जी यहां पे अगर मान लो एफ एक्स का मान आपको दिया जाए, यहां पे 9x माइनस में 7 कर दिया जाए और आपसे पूछे एफ इनवर्स का मान क्या होगा बताओ, तो याद रख लेना है, एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं आपको। अपने मन से यहां पे एक्स सोचना है, रखना है, सोचना है क्या, सोचना है या रखना है। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, तो माइनस में था प्लस में आ गया ये, और ये 7 गुना 9 गुना में था तो ये आ गया भाग में, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। ऐसे करके बनाना, सिंपल सी बात है कि प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। आसान से सवाल, एक आध को सवाल देख लो यहाँ पे, जैसे ये दिया तो यहाँ पे अगर इसका इनवर्स निकालना है हम शॉर्टकट आंसर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा एक्स, 2 माइनस में था इधर आया तो प्लस में, और 3 गुना में था तो आ गया भाग में, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है। बहुत अच्छा सवाल। ऐसे ही सवाल एक और हो जाए सर जी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, जैसे यहां दिया हुआ। तो हमने कहा कि सर जी सबसे पहले एफ इनवर्स की बात अगर करते हो तो हमने क्या कहा सर जी यहाँ पे x लगाओ, 5 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पे देखो रूट पावर 3 है, जैसे स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो पावर 3 है तो क्यूबिक रूट लगेगा, क्यूबिक रूट को हम लोग पावर में हाफ कहते हैं, पावर में 1/3 कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर में 1/3 कहते हैं, यानी x माइनस 5 पावर में 1/3 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और सेशन लाते रहेंगे। जितना भी चैप्टर है, जितना भी एक्सरसाइज है, सारे के ऊपर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके सवालों का प्रैक्टिस लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ, तरक्ते भरकते सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।